हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं हमारे सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 3 टैक्सेशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस पेपर को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर जो हमें एग्जाम वाले दिन 1.5 दिन मिलते हैं, वो 1.5 दिन में सर इतना बड़ा सिलेबस रिवाइज कैसे करें, और फिर सर एग्जाम में जो हमें सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं उस 3 घंटे में हम इस पेपर को कंप्लीट कैसे करें, उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम को जुडिशियसली यूज कैसे करें ताकि हम प्रॉपरली अपना टाइम पे पेपर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। ये दो बड़े चैलेंजेस आते हैं। सर आप जब तैयारी कर रहे हैं तब आपको कई बार लगता है टैक्सेशन बहुत डिफिकल्ट है। सर वो डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत बड़ा है। और जब कोई चीज बहुत वॉल्यूम में होती है तो हम कितना भी कवर कर ले और हर फेज कवर नहीं होता तो टैक्सेशन जैसे पेपर में दिक्कतें आती है, क्योंकि हर क्वेश्चन का किसी ना किसी और चैप्टर से लिंक होता है। एंड देयर बाय जब तक आप 100% कवरेज नहीं करेंगे पूरे सिलेबस का, आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट नहीं जाएंगे। इसीलिए हम इस सेशन में 2 एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं। पहला एस्पेक्ट, पहला सेगमेंट, जहां पर हम उस 1.5 दिन को यूटिलाइज करना आपको सिखाएंगे कि कैसे 1.5 दिन पूरी तरह से यूज करनी चाहिए आपको ताकि पूरा सिलेबस रिवाइज कर सके। पहला चैलेंज। और दूसरा चैलेंज आपका सेगमेंट बी कि सर उस 3 घंटे में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए अपने एग्जाम्स को कंप्लीट करने के लिए कि हमारा पेपर प्रॉपरली और फ्रूटफुली कंप्लीट हो सके। ये 2 एस्पेक्ट्स हमें कवर करने हैं इस सेशन के अंदर। ऑफ कोर्स हम जो यहां डिस्कस करने वाले हैं उसे इंप्लीमेंट करने के लिए पहले एक मॉक देनी जरूरी है। अगर आप मॉक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीधे एग्जाम में अगर चले जाएंगे तो कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, क्योंकि आपने पहले एक बार प्रैक्टिस की होनी चाहिए तब जंग लड़ने जानी चाहिए। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस यू विल ब्लीड इन द बैटल। आपका सिर्फ खून ही बहेगा क्योंकि आपने पहले तैयारी ही नहीं की। इसीलिए सीए इंटरमीडिएट में हम कई बच्चों को देखते हैं, सर सिलेबस पूरा नहीं हुआ इसलिए हमने टेस्ट नहीं लिखी सर, हम सीधे पहुंच गए एग्जाम में। आप सोच के देखो, आप 10th और 12th की बोर्ड्स में कितने सैंपल पेपर्स लिखा करते थे, कितनी प्रिपरेशन किया करते थे और फिर जाते थे बोर्ड एग्जाम्स में, और उसका क्या लेवल था। और आज आप सीए इंटरमीडिएट जब देते हैं तो उसका क्या वॉल्यूम है, उसका क्या लेवल है, और आप उसमें एक भी बिना टेस्ट दिए सीधे एग्जाम में पहुंच जाएंगे तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। स्कूल बोर्ड एग्जाम्स में आप 10-10 सैंपल पेपर सॉल्व करते थे एक एक सब्जेक्ट का, और यहां आप एक करके नहीं जाते। एंड देयर बाय अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट फेवरेबल आ जाएगा तो दैट इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ना, बिकॉज इफ द प्रोसेस इज नॉट राइट हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स विल बी राइट। सो देयर बाय अपने प्रोसेसेस पे और एफर्ट्स पे काम करें। तो देयर बाय इन 2 सेगमेंट्स को जो हम कवर करने वाले हैं ये एग्जाम वाले दिन के लिए कर रहे हैं, बट इनको आपको रिहर्स करना है बिफोर द एग्जाम्स, वे बिफोर द एग्जाम्स, प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इफ यू आर अपीयरिंग इन मे, इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट इफ यू आर अपीयरिंग इन सितंबर, इन द मंथ ऑफ नवंबर प्रोबेबली इफ यू आर अपीयरिंग इन जनवरी। बिना उसके मॉक प्रेप के आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे पेनॉर्मिक में जो टेस्ट सीरीज है फॉर मे 2025 एग्जामिनेशन, वो 29th ऑफ मार्च को टैक्सेशन की शेड्यूल की हुई है, तो उसमें आपको ये प्रिपरेशन करनी है कि मुझे एक बार मॉक रिहर्स करना है तब मैं उतरूं मेन एग्जाम के अंदर जब मैं अपीयर कर रहा हूंगा। तो सर 2 सेगमेंट्स पे चलते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। पहला सेगमेंट सर वो 1.5 दिन। सर ये 1.5 दिन में सिलेबस कैसे कवर करेंगे, तो देखो आइडियली चीजों को प्लेस करना जरूरी है। पहले तो आप इस 1.5 दिन को अभी से अपने दिमाग में तोड़ लो और सेशंस में तोड़ दो। जैसे टेस्ट मैच में हम सेशन वाइज गेम खेलते हैं तब पूरा टेस्ट मैच जीतते हैं, वैसे ही अगर आपको 1.5 दिन जीतने हैं तो उसे सेशंस में ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? आप जब पेपर 2 दे के आए तो पेपर 2 की इवनिंग जो है वो आपका पहला सेशन है, जिसे मैं कह रहा हूं इवनिंग ऑफ द फर्स्ट डे, यानी आपके रिवीजन, जो आपका रिवीजन है उसके फर्स्ट डे की इवनिंग बात कर रहे हैं, यानी पेपर 2 जब आप दे के आए होंगे उसकी इवनिंग की बात हो रही है। दूसरा आपका सेशन है द मिडल डे, जो आपका सेकेंड डे है, जो पूरा अवेलेबल होता है आपके पास अपना रिवीजन करने के लिए, जो मेन हमारा पूरा दिन अवेलेबल होता है, द सेकेंड डे। एंड देन द थर्ड डे, जिसका आपके पास सिर्फ मॉर्निंग सेशन अवेलेबल होता है, ओनली द मॉर्निंग पार्ट, क्योंकि 2 से 5 आपकी एग्जाम होती है, देयर बाय मॉर्निंग वाला जो पार्ट होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। इस तरीके से हमने 3 सेशंस में तोड़ दिया। अब जब आप टैक्सेशन रिवाइज करने जा रहे हैं तो टैक्सेशन में आ जाता है सर एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सर पहले कौन सा रिवाइज करें, पहले डायरेक्ट टैक्स करें या पहले इनडायरेक्ट टैक्स करें? पहले हमेशा आपको डायरेक्ट टैक्स रिवाइज करना चाहिए, यानी फर्स्ट डे इवनिंग को आप डायरेक्ट टैक्स रीड करना स्टार्ट करें, इनडायरेक्ट टैक्स रिवाइज ना करें।
सर वाई? बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स का बेस थियरी है, डायरेक्ट टैक्स में भी बेस थियरी है, बट डायरेक्ट टैक्स के ज्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं, प्रैक्टिकल आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आधा पेपर तो आपकी थियरी बेस्ड क्वेश्चन का आता है। देयर बाई आप किसी थियरी बेस्ड चीज को एग्जाम के जितना क्लोज रिवाइज करें उतना बेटर होता है। इसीलिए जो आप रिवीजन स्टार्ट करें वो जीटी और आईजीटी में पहले डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन स्टार्ट करें। यानी आपका प्लान ये होना चाहिए कि जो आपका फर्स्ट डे का इवनिंग है उस दिन आप कंप्लीट कर रहे हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दैट इज द स्लैब रेट्स, द टैक्स रेट, सरचार्ज, रिबेट, ये सारी चीजें आप, स्पेशल टैक्स रेट्स, ये सब कवर कर रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस यानी सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 9 जो हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिसाइड करने के लिए। द चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि इट इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, सेक्शन 22 से लेके 27, इट इज अ वेरी इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर, ध्यान में रहता भी है हमें। हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी यहां रिवाइज ना करें, डोंट रिवाइज सैलरी ऑन द इवनिंग ऑफ द फर्स्ट डे, उसे आप रिवाइज करेंगे थर्ड डे की मॉर्निंग को सीधे तब, बिकॉज आपको एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग में वो चीजें रिवाइज करनी चाहिए जो आपको पता है आप भूल जाते हैं, जहां लिमिट ज्यादा है, कंडीशन ज्यादा है, और उन्हें अगर भूल गए तो एग्जाम में कॉन्सेप्ट कितना ही क्लियर हो आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो नंबर्स पे चलते हैं। तो आप जानते हैं सैलरी में कितनी सारी लिमिट्स है, लीव सैलरी में, पेंशन में, ग्रेच्युटी में, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस में, हर चीज में, और वो लिमिट्स याद रखनी पड़ेगी आपको। उसके बिना आप सैलरी का क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको उठा के एग्जाम वाले मॉर्निंग पे रखें कि उस दिन के लिए हमने उसको होल्ड पे रखा हुआ है। तो सर हाउस प्रॉपर्टी के बाद सैलरी आपने स्किप कर दिया, यहां आप क्या कंप्लीट करेंगे? पीजीबीपी, पीजीबीपी आप यहां पर कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से इतनी बातें आपकी फर्स्ट डे इवनिंग को होनी चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ करने की नीड ही नहीं है। इतना अगर आपने कर लिया तो वो बहुत है। अब जब आप इतना भी कर रहे होते हैं तो कई बच्चे पूछते हैं सर ये रिवीजन मतलब कि सिर्फ कंटेंट का रिवीजन होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स का भी रिवीजन होना चाहिए, यानी जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उसके क्वेश्चंस का भी रिवीजन होना चाहिए, या फिर मेरा सिर्फ कंटेंट ही होना चाहिए? तो देखो द प्राइमरी थिंग इज कंटेंट। इन दोज 1.5 डेज कंटेंट रिवीजन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके क्वेश्चंस का रिवीजन या उसके मार्क पॉइंट्स का रिवीजन नहीं भी होगा तो भी चलेगा, वो सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि वो बने हुए अल्टीमेटली कंटेंट से हैं। कई बच्चों को हमने देखा है वो क्वेश्चन बैंक रिवाइज करने में लगे रहते हैं, उससे भला थोड़ी होगा। आपको कंटेंट अच्छे से करना है, क्योंकि उस 1.5 दिन में आपका ऑब्जेक्टिव रिवीजन है, ना कि क्वेश्चंस को वापस वॉक थ्रू करना। यानी कि अगर आपने इस इवनिंग वाले डे का जितनी बातें आपको बताई गई उतनी कर ली और फिर भी समय है तो क्वेश्चन बैंक इन चैप्टर्स का घुमा लो, अदरवाइज जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे आपने बहुत पहले कर लिया है, उतना काफी है प्रैक्टिस के लिए, और बाकी आपने अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट कर लिया होगा अच्छे पॉइंट्स को। यहां पे सिर्फ कंटेंट रिवीजन पे ध्यान दे। अब आप मिडिल डे में आते हैं, मिडिल डे में आते हैं तो अगेन मॉर्निंग में सबसे पहले आप कैपिटल गेन, आईएफओएस, डिडक्शंस, सेट ऑफ लॉसेस, क्लबिंग, इन्हें कंप्लीट करेंगे इन द मॉर्निंग एंड द आफ्टरनून तक का सेशन, यानी दोपहर तक पहुंचे होंगे आप, तब तक आपका ये सारा कंप्लीट हो गया होना चाहिए। सर इसमें मैंने टीडीएस नहीं लिया, टीसीएस नहीं लिया, एडवांस टैक्स नहीं लिया, रिटर्न ऑफ इनकम नहीं लिया, क्योंकि वो आपके एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग पे जाना चाहिए। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम। Why? Because again you understand रिटर्न ऑफ इनकम से थियरी क्वेश्चन ही आता है, तो देयर बाय एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग रिवाइज किया हुआ बेटर है। अपडेटेड रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम, बिलेटेड रिटर्न, ये सारे कॉन्सेप्ट्स। एंड टीडीएस, टीसीएस आप जानते हैं इट इज अ ह्यूज चैप्टर जिसमें इतने सारे रेट्स और लिमिट्स हैं, तो अगेन वो एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग डालो, और उसे करना ही है क्योंकि उसका मैंडेटरी वेटेज है। टीडीएस, टीसीएस हर एग्जाम में 4 से 6 मार्क का पूछा ही जाता है। रिटर्न ऑफ इनकम हर एग्जाम में 3 से 4 मार्क का थियरी क्वेश्चन आता ही है, यानी 10 मार्क तो आपके यही है। तो देयर बाय आपको किसी भी हालत में उसे एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग रिवाइज करना ही है, क्योंकि वो कंटेंट याद रहेगा तो ही आप उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब आप मिडिल डे पे वापस आ जाते हैं तो आपका डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस रिवाइज हो गया। अगेन आपको डायरेक्ट टैक्स के इन चैप्टर्स की क्वेश्चन बैंक देखनी है, तो इन चैप्टर्स को कवर करने के बाद देखो, अगर आपको लग रहा है समय बहुत है और मेरा जीएसटी रिवाइज हो जाएगा तो, नहीं तो स्किप करो क्वेश्चन बैंक, वो करनी जरूरी नहीं है, पहले आपको कंटेंट करना है। अब आप मिडिल डे में जो आफ्टरनून के बाद वाले सेशन में आए होंगे उसमें आप जीएसटी अगेन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। When I say basic, I talk about जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस, कौन से टैक्सेस सबस्यूम हो गए थे जीएसटी के अंदर, ये सारे जो नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी है, आर्टिकल 246A के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, ये सारी बातें आपको करनी है और ये सब जरूरी है। इन पर थियरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इन बेसिक्स को पहले कवर करें, इनसे शुरुआत करें। इनसे शुरुआत करने के बाद आप यहां पर पढ़ेंगे अबाउट एग्जेम्पशंस, अबाउट द चैप्टर ऑफ सप्लाई,
दैट इज सेक्शन 7, सेक्शन 8, योर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये सारी चीजें आप कवर करेंगे। अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई, अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई, अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं ऑन द मिडिल डे इटसेल्फ। इसमें भी सर थियरी बेस्ड है, पर इससे भी ज्यादा थियरी बेस्ड वाली चीजें हैं जो एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग में जाएंगे, जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इनमें थियरी बेस्ड है, बट इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, इनडायरेक्ट फुल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसीलिए इनको आप मिडिल डे में सेकंड हाफ में रिवाइज करें और सेकंड हाफ में ही लें, ताकि ज्यादा क्लोज टू एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि थियरी बेस्ड है आपका। तो एग्जामिशंस अगेन सारे पढ़ने होते हैं आपको। सप्लाई के अंदर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन 10, सेक्शन 12 पूरा डिटेल में पढ़ना, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना, वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15 पढ़ना और आईटीसी के सेक्शन 16, 17 एंड 18 कवर करना। ये आपके लिए बड़े जरूरी हो जाते हैं, इनको आपको ढंग से पढ़ना है इन द मिडिल डे। मिडिल डे कंप्लीट हो जाने के बाद जो एग्जाम डे मॉर्निंग है, उसमें पहले तो आपने ये डायरेक्ट टैक्स वाले बचे हुए पोर्शन उठा लिए। उसके बाद आप क्या कवर कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के बचे हुए पोर्शन। सर तो इनडायरेक्ट टैक्स में अब हमारे क्या बच गए, इनवॉइसेस, ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल, रिटर्न्स, पेमेंट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड अदर थियरी जो भी आपकी बच गई। जैसे इसमें मैं टीडीएस टीसीएस भी डाल सकता हूं। ये जितनी भी और चीजें आपकी बच गई थियरी बेस की, वो सब, क्योंकि ये कोर थियरी है, ये आपको पूछी जाती है एग्जाम में। जीएसटी के लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 इन योर पेपर, वो हमेशा इसी के होते हैं। 15 से 20 मार्क की कोर थियरी होती है। अगर ये आपने ठीक से नहीं पढ़ी, ये आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया और इसे आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो सोच लेना आपका 3 घंटे का पेपर भी नहीं होगा। थियरी इज योर सेवियर, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कई बच्चे ऐसा होते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान देते रहते हैं, जीएसटी में और इनकम टैक्स में थियरी को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। अरे सर वो आपको बचाएगा, आपका पेपर कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जीएसटी की और डायरेक्ट टैक्स की जो क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि सारा समय तो उसमें चला जाता है। तो अगर सारी न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो 3 घंटे में पेपर नहीं होगा। आपको थियरी क्वेश्चन अपीयर करने पड़ेंगे, आपको वो ऑप्शनल क्वेश्चन में सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं न्यूमेरिकल नहीं करूंगा, मैं थियरी करूंगा, एंड इस तरीके से आपका पेपर कंप्लीट होगा। ये सब करने के बावजूद अगर एग्जाम मॉर्निंग के दिन समय बच जाए, तो जो थियरी चैप्टर्स आपने पिछले 2 दिनों में किए तो उनको फिर उठा लो, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि उसका डेफिनेटली एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। एग्जामिशन का डेफिनेटली एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये भी थियरी बेस है, इनको फिर उठा लो एक बार। पीजीबीपी, इनको फिर उठा लो एक बार अगर समय बचे तो। और सब में अगेन आप क्वेश्चन बैंक, सब समय बीत जाने के बाद अगर बचा हो तो कर रहे हो, नहीं तो नहीं कर रहे। सर पास्ट पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज आप एग्जाम के पहले कर लेते हैं, एग्जाम वाले दिन नहीं करते। एग्जाम वाले दिन उसमें जाना ही नहीं है। अगर कुछ मार्क कर रखा है तो आपने एग्जाम से बहुत पहले कर लिया है। एग्जाम वाले दिन सिर्फ कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि वही कंप्लीट नहीं होगा आपका 1.5 दिन के अंदर अंदर। तो आपका ये फोकस एरिया होना चाहिए। सर इसमें एबीसी कैटेगरी भी बता दीजिए ना। वी विल हाईली रिकमेंड एबीसी कैटेगरी के हिसाब से मत पढ़ें। आप पिछले ट्रेंड्स देख लें, पेपर्स उठा के देख लें, देयर इज नो एबीसी कैटेगरी। किसी भी सी कैटेगरी चैप्टर से उठा के क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी में कुछ डाल दिया जाता है, तो आप उसकी कोशिश ना करें। हाँ ऑफ कोर्स आप ये बोले कि सर इसमें से सबसे जरूरी कौन से हैं जिनका रिवीजन तो किसी हाल में भी मिस ही ना हो, कि सर अगर समय कम रह गया तो रिवीजन मिस ना हो हमारा। तो उसकी अगर हम आइडिया लेने जाएं तो देयर हैज टू बी ऑफ कोर्स पीजीबीपी, कैपिटल गेन, डिडक्शन, सेट ऑफ लॉसेस, रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, टीडीएस टीसीएस, एग्जेम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी। ये सब वो कोर चैप्टर्स हो गए जिनका कुछ मिस ही नहीं होना चाहिए आपका। बाकी ये जो आपके थियरी चैप्टर्स है, इनमें से देखो रैंडमली क्वेश्चन आते हैं, कभी इनवॉइस से आता है, कभी ई इनवॉइस से आता है, कभी ई-वे बिल से आता है। तो सबका मैंडेटरी वेटेज नहीं है, कभी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से आता है, बट आता है तो वो आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसी से आपका पेपर कंप्लीट होगा। ये हमने आपको वो जो 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसका आइडिया दिया। इस 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी में कोई भी क्वेरी हो, बिंदास कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसे एज अर्ली एज पॉसिबल केटर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगेन समझो, हर बच्चे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी है। हर बच्चा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है, किसी के पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है और वो उसको सूट करता है, तो ये नहीं वो तरीका गलत है। आपको जो सूट करे आपको करना वही है। ये एक स्ट्रक्चर दे दिया आपको, इस स्ट्रक्चर में आप प्लस माइनस अपने हिसाब से करें, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग चैप्टर वीक और स्ट्रांग हो सकता है, उसके हिसाब से उसे मॉडिफिकेशन करना है वो जरूर करे। बट ये एक बेसिक आपको व्हाइट पेपर बता दिया कि ये करना चाहिए आपको उन 1.5 दिनों में। अब सर 1.5 दिन में हो गई हमारी तैयारी और अब हम पहुंच गए हैं उन
3 घंटों के लिए, जिसके लिए हमने पूरा साल प्रिपेयर किया था। तो पहले तो अपने पेपर पैटर्न को जान के जाओ, बिना पेपर पैटर्न जाने वहां पहुंचो मत। 15 मिनट के रीडिंग टाइम को यूज करने से पहले आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि सर हमारे पेपर में 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 हमारे एमसीक्यू है सर, और पार्ट 2 हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। पार्ट 1 में कोई रीजनिंग नहीं देनी, खाली ओएमआर शीट पे मार्किंग करनी है, और पार्ट 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने हैं, जिसमें पार्ट 2 में भी 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, क्योंकि एक डायरेक्ट टैक्स का है और एक इनडायरेक्ट टैक्स का है। सर ये सेक्शन ए और सेक्शन बी की भी अलग आंसर शीट्स होती है, आपको अलग अलग में लिखना होता है। सेक्शन ए अलग में लिखना होता है, सेक्शन बी अलग में लिखना होता है, एक ही में लिखने की गलती मत करना। और जो ओएमआर है वो कॉमन शीट आती है फॉर डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपका पार्ट 1 हो गया, जिसे ओएमआर में से मार्किंग करनी है आपको। कोई रीजनिंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सर जो 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आते हैं, क्या इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं? नहीं, इसमें 8 क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट टैक्स में, और 8 क्वेश्चंस आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। 7 2 मार्क के आते हैं, और 1 मार्क का आता है। इस तरीके से 15 मार्क का डायरेक्ट टैक्स एंड सिमिलरली 15 मार्क का इनडायरेक्ट टैक्स। तो 2 मार्क के आपको क्वेश्चन दिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन की साइज ठीक ठाक होगी, और ये केस सिनेरियो बेस्ड होंगे कि ये केस दिया होगा, उस केस पे 3 क्वेश्चन पूछे होंगे। तो आपको जनरली देखने मिलेगा कि एक केस के अंदर 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करके केसेस बनाए हुए होंगे, और फिर 1 मार्क का क्वेश्चन और अलग से दिया हुआ होगा। इस तरीके से 15 मार्क आपको डायरेक्ट टैक्स में भी ऐसा ही दिखेगा, इनडायरेक्ट टैक्स में भी ऐसा ही दिखेगा। और फिर आप पार्ट 2 की बात करते हैं, जिसमें आपको 70 मार्क्स अपीयर करना है। सर जो एमसीक्यू का पेपर होता है ना, वो आपको 15 मिनट के रीडिंग टाइम में नहीं मिलता, वो आपको 2 बजे मिलेगा। आपको जो 15 मिनट के रीडिंग टाइम में मिलेगा ना, वो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट ही मिलेगा, यानी खाली और खाली आप जो पार्ट 2 की बात कर रहे हैं वही मिलेगा। ये जानकारी भी जरूरी है, यानी पार्ट 2 आप उस 15 मिनट में रीड कर रहे होंगे, उस 15 मिनट में रीड करके जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट करना है, कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। तो आइडियली इसमें सिलेक्शन नहीं होता, एलिमिनेशन होता है कि सर एक एलिमिनेट कर दो डीटी का, एक एलिमिनेट कर दो आईडीटी का, कि अब उसको देखना ही नहीं है। वो एलिमिनेशन होना चाहिए उसके अंदर। सिलेक्शन कहां करने जाओगे, कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा, समय ज्यादा लगेगा। तो कितने बच्चे ये सवाल पूछते हैं, सर पेपर एमसीक्यू से चालू करें या डिस्क्रिप्टिव पार्ट से चालू करें? आंसर आपको इस डिस्कशन में पता चल गया होना चाहिए कि हमेशा डिस्क्रिप्टिव पार्ट से चालू करो, एमसीक्यू से मत चालू करो। सर क्यों सर, एमसीक्यू फटाफट पहले खत्म कर देंगे ना। अरे आप टेक्निकली अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो अगर आप पहले एमसीक्यू शुरू कर रहे हो। रीजन बीइंग आपने 15 मिनट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं, और अभी अभी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का एक आइडिया लगा है कि क्या क्या पूछा गया है, और आप उसको दिमाग में कहीं ना कहीं फ्रेम कर चुके हो, मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। और अब आपको जैसे ही 2 बजे एमसीक्यू का पेपर मिला, आप एमसीक्यू सॉल्व करने लग गए। तो फिर एमसीक्यू जब खत्म होंगे आधे पौन घंटे बाद, तब आप वापस देखोगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को, तो पौन घंटे के बाद वो नयापन लगेगा ना, उनको फिर से रीड करना पड़ेगा ठीक से, जबकि अभी अभी आपने रीड किया था फ्रेश माइंड से, एंड देयर बाय यू आर रेडी। इफ यू आर रेडी तो आपको स्टार्ट ही डिस्क्रिप्टिव से करना चाहिए। तो सर फिर एमसीक्यू कब करें? जब डिस्क्रिप्टिव करते करते आपको लगे कि आप कहीं अटक गए हो, कहीं फंस गए हो। कभी होता है ना, दिमाग स्टक हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, फीलिंग अच्छी नहीं आती, तब एमसीक्यू पे जाओ, नहीं तो एंड में कर लेना। प्रॉब्लम कहां है, आप उसे एकदम एंड में कर लेना, कहीं बीच में कर लेना, पर शुरुआत से क्यों करना है? हाँ, आपने 15 मिनट के रीडिंग टाइम में जज किया कि सर आपको पेपर अच्छे से नहीं आ रहा, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, और 2 बजे आपको एमसीक्यू का पेपर मिला और अब ऐसा लग रहा है कि एमसीक्यू मुझे आते हैं, तो एमसीक्यू पहले कर लो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। वो अगेन एक इंप्रोवाइजेशन होता है, जो आपको एग्जाम वाले दिन खुद के हिसाब से कॉल लेना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, कि पेपर्स कैसे आए हैं, मुझे क्या आ रहा है, मुझे क्या नहीं आ रहा है। लेकिन एक आइडियल तरीका तो हम जरूर डिस्कस कर पाते हैं कि 99% केसेस में ये कर सकते हो आप। अब वो 15 मिनट में मैं पहले जो एलिमिनेशन है वो एलिमिनेशन कर दूंगा, क्वेश्चन 2 3 4 में से एक एलिमिनेट करना होगा, और क्वेश्चन 6 7 8 में से एक एलिमिनेट करना होगा। तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए। क्वेश्चन 1 2 3 4 डायरेक्ट टैक्स का होता है, 5 6 7 8 इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क के कंपलसरी क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन 2 3 4 में से घटाना है और 6 7 8 में से घटाना है। वो एलिमिनेशन आप स्टार्टिंग के 5-7 मिनट में कर ले, हो पाए तो, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, जाने दीजिएगा। अगर क्लियरली नहीं पता चल रहा ये हटाना है या ये लेना है, और फिर जो बचे हुए 6-7 मिनट हैं उसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के फुल क्वेश्चंस को पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ज्यादा समय लेता है, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे ज्यादा समय लेता है ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यू नो दैट, आपने उसकी काफी प्रैक्टिस की होनी चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले, लिख लिख के, तभी आपका हाथ चलेगा एग्जाम में, नहीं तो हाथ नहीं चलेगा एग्जाम में, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा सर शुरू कैसे करूं, फॉर्मेट क्या बनाऊं, प्रेजेंटेशन कैसे करूं। देखने से नहीं होता है। टैक्स के पेपर में ऑडिट नहीं करनी चाहिए पढ़ते वक्त, ऑडिट के पेपर में ऑडिट किया करो। हम टैक्स के पेपर में ही ऑडिट करना शुरू कर देते हैं, हाँ सर देख लिया, कैलकुलेटर पे कर लिया सर, देख लिया। दैट डज नॉट वर्क, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट बाय राइटिंग।
तो देयर बाय क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 5 के रिलेटेड जो बचे हुए 7-8 मिनट है आपके, उसमें आप उन्हीं को रीड करो, क्योंकि आपको कोशिश करनी चाहिए मुझे शुरू उनसे ही करना है। सर जरूरी होता है क्या उन्हीं से शुरू करना? बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप आराम से उसे बाद में भी कर सकते हैं। आप पहले 2, 3, 4 में से 2 कर लीजिए, 6, 7, 8 में से 2 कर लीजिए, बट पर्सनली आई नेवर रिकमेंड दैट। मेनी पीपल डू दैट बट आई डोंट रिकमेंड दैट। रीजन इज, सर आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 को बाद के लिए रख रहे हो। सर उनको जितना बाद के लिए रखोगे ना वो उतना छूटेंगे, क्योंकि आप पहले क्वेश्चन 2, 3 के अंदर इतना घुम हो जाओगे, 7, 8 के अंदर इतना घुम हो जाओगे कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 जिसमें आप पहले ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, क्योंकि उसमें इतना कुछ आता है कि आपको लास्ट में नर्वसनेस में और कम समय जब दिखता है तो वो क्वेश्चन अपीयर ही नहीं होते, वो छूट ही जाते हैं। 15-15 मार्क के क्वेश्चन वो वर्केबल ही नहीं होते। अब सर 15 मार्क का पहले डायरेक्ट टैक्स का करें या इनडायरेक्ट टैक्स का करें? वो उस दिन पेपर में जो इजी आया है वो करो ना। और वो जनरली ऐसा ही देखा गया, कभी डायरेक्ट टैक्स वाला क्वेश्चन 1 इजी होता है, कभी इनडायरेक्ट टैक्स वाला क्वेश्चन 5 इजी होता है। दोनों हार्ड आए हो ये तो बड़ा रेयरली होता है, और कई बार दोनों इजी भी आ जाते हैं, बट जनरली यही होता है कभी एक हार्ड आता है कभी एक इजी आता है, मतलब डिफिकल्ट पॉइंट्स डाल देते हैं। तो आप उस समय कॉल लो कि क्या सही लग रहा है एंड उसके बेसिस पे वो सिलेक्शन करो। अब आपने अगर इनडायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन 5 सिलेक्ट कर लिया कि पहले ये करना है, तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर पूरा कंप्लीट कर लो, फिर डायरेक्ट टैक्स के पेपर पे आ जाना। एंड फिर अगर आपने सिलेक्ट किया कि नहीं मुझे पहले डायरेक्ट टैक्स का पहला क्वेश्चन करना है, तो फिर डायरेक्ट टैक्स का पेपर पहले कंप्लीट कर लो, फिर इनडायरेक्ट टैक्स पे आ जाना। इस तरीके से बैलेंस आउट हो जाएगा। सर दोनों का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 5 पहले मत ले लेना। दोनों क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 5 पहले ले लोगे ना तो क्या होगा, आपके 1.5 घंटे खत्म हो जाएंगे, कई बार बहुत सारा समय चला जाएगा, और आप फिर 3:30 बजे पैनिक मोड में आ जाएंगे कि अभी तक तो 2 ही हुए हो, बड़े बड़े गए आपके। लेकिन साइकोलॉजी ऐसे वर्क नहीं करती ना। साइकोलॉजी को ये लगता है कि सर अभी तक तो 2 ही हुए, अभी तो मुझे दोनों के 2-2 क्वेश्चन करने बाकी है, एमसीक्यू करने बाकी है, कैसे होगा? आप पैनिक कर जाओगे। एंड दैट इज वाई एक बड़ा क्वेश्चन करो, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन करो, फिर एक बड़ा क्वेश्चन करो, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन करो, और कहीं बीच में एमसीक्यू या एंड में एमसीक्यू करो। दैट इज ऑलवेज बेटर एज अ स्ट्रैटेजी। अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट कॉल ऑन द डे ऑफ द पेपर की क्वेश्चन कौन सा मुश्किल है। कई बार डायरेक्ट टैक्स बहुत आसान आता है, इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा मुश्किल आ जाता है। कई बार डायरेक्ट टैक्स मुश्किल आता है, इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा आसान होता है। बैलेंस आउट होता है। पेपर देख के घबराने का नहीं कि अरे ये तो मुश्किल आ गया, मैं तो इसी के भरोसे आया था, अरे तो कुछ आसान भी आया होगा जिसके भरोसे तुम नहीं आए थे। देयर इज ऑलवेज अ गुड साइड, देयर इज ऑलवेज अ बैड साइड। आप सिर्फ नेगेटिव साइड ढूंढने की कोशिश मत करो, पॉजिटिव साइड भी ढूंढो। और वो खाली आपके लिए थोड़ी हुआ है, वो तो पूरे इंडिया के लिए हुआ है। इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनल अरीनाज में भी, दुबई, काठमांडू जगहों पे भी एग्जाम होती है, उनके लिए भी हुआ है। खाली हमारे लिए हुआ है क्या? और जब तक सबके लिए हुआ है तब तक इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। एंड ये स्ट्रैटेजी जो आप बनाने जा रहे हो ये अभी से दिमाग में रख के चलो। अब मैं आपको पेपर पैटर्न के अंदर अगर थोड़ा लेके जाऊं इस 3 घंटे के रिलेटेड, तो आपका जो सेक्शन ए है इन पार्ट 2, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, उसमें क्वेश्चन 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही क्वेश्चन आता है 15 मार्क का, और वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का ही आता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है फिक्स से। कभी पीएनएल दे देंगे, कभी आपको बोल देंगे कि नेट प्रॉफिट इतना है, डेबिट ये हुए थे, क्रेडिट ये हुए थे, अदर इंफॉर्मेशन ये है, और उसके बेसिस पे आपको फॉर्मेट्स बना के फुल कैलकुलेशन करना होता है। इन क्वेश्चंस में हमेशा पहले फॉर्मेट बनाया करो और चीजों को प्लेस करना स्टार्ट कर दिया करो। यहां पे हर पॉइंट का आधा आधा मार्क मिलता है, यानी कि ये जरूरी नहीं पूरा क्वेश्चन सही करो। आप आधा 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 मार्क वाला पार्ट भी सही करते जाओगे तो भी आपको स्कोर मिलता जाएगा। आप 15 में से 10-11 मार्क आराम से निकाल सकते हो सिर्फ बाय डूइंग प्लेसिंग की। ये पीजीबीपी में गया, ये आईएफओ इसमें गया, ये टीडीएस है आपका, ग्रॉसअप किया, पीछे नेट किया, इतनी बातें भी अगर आप करोगे तो भी आपको बहुत मार्क्स मिल जाते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं इस क्वेश्चन में टैक्स कैलकुलेट तभी करना जब आपको श्योर हो कि आपकी टोटल इनकम सही आई है। अगर आपको किसी भी छोटे से भी पॉइंट पे डाउट है कि मेरी टोटल इनकम ही शायद गड़बड़ हुई है, तो टैक्स निकालो ही मत, छोड़ दो, बाद में अगर समय बचा तो आके निकाल देना, क्योंकि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी आप गलत ही निकाल रहे हो, तो वक्त भी क्यों दे रहे हो। टैक्स कैलकुलेट गलत किया तो उसके मार्क्स तो नहीं मिलने हैं ना, उसमें थोड़ी कोई स्टेप मार्किंग होनी है, इंडिविजुअल पॉइंट्स की स्टेप मार्किंग होती है, टैक्स कैलकुलेशन की कोई स्टेप मार्किंग नहीं होनी। इसीलिए टैक्स कैलकुलेशन करने का ही नहीं, उसको एंड के लिए रखने का। लास्ट के 15 मिनट समय बचा तो आके कर दूंगा, फिर गलत तो गलत, सही तो सही, एटलीस्ट आई एम एट नो लॉस। नहीं तो मैं टैक्स गलत कैलकुलेट करने में समय डाल रहा हूं और बाद में मेरा बाकी पेपर ही छूट गया। इसीलिए उसके लिए जगह छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन 1 कंपलसरी हो गया। नाउ 2, 3, 4 में से आपको कोई भी 2 करने हैं जो सब 10-10 मार्क के होंगे। क्वेश्चन 2 भी 10 मार्क का, 3 भी 10 मार्क का, 4 भी 10 मार्क का। ये सारे क्वेश्चंस में जनरली आपको ए और बी करके 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कभी 6 मार्क 4 मार्क होगा, कभी 5 मार्क 5 मार्क होगा, और कभी हो सकता है 4-4-2 हो। ऑल काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। वो सब होता है रैंडमली। जिसमें जो क्वेश्चन 4 का लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ये रिटर्न ऑफ इनकम होता है, जिसमें अगेन ऑप्शन होता है। इसलिए रिटर्न ऑफ इनकम का वो क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि 2 मार्क का आया या 4 मार्क का आया,
वो पूरे ही मिलेंगे अगर आपको आता है, और वो ऐसा क्वेश्चन होता है कि 3 मार्क का आया तो 3 मिनट में हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन 1 ऐसा नहीं होता है। 15 मार्क का क्वेश्चन होता है लेकिन 35 से 40 मिनट लग जाते हैं, तो आपको डबल से भी ज्यादा टाइम लगता है 15 मार्क के क्वेश्चन को करने में, जबकि यहां पर आपको 3-3 मार्क के क्वेश्चन 3-3 मिनट में होते हुए दिखेंगे। जनरली ये देखा गया है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आता है। जनरली ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि क्या एमसीक्यू में आता है, क्या डिस्क्रिप्टिव में आता है, इट चेंजेस, इट इज रैंडम। कभी डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस, तो कभी एमसीक्यू में आ जाता है। ऐसे ही कई बार यहां पर कैपिटल गेन का क्वेश्चन आया है, ऐसे ही यहां पर कई बार आपको टीडीएस का क्वेश्चन दिखाई देगा, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन दिखेगा, यहां जनरली सेट ऑफ लॉसेस या फिर क्लबिंग के क्वेश्चन दिखते हैं, एंड देन रिटर्न ऑफ इनकम का क्वेश्चन दिखता है। कई बार ऐसा भी हुआ है हाउस प्रॉपर्टी को इन्होंने एमसीक्यू में पूछा है, तो यहां आपको पीजीबीपी का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो पीजीबीपी का अच्छा वेटेज है, क्वेश्चन 1 में तो आता ही है, उसके अलावा भी इसका सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सैलरी का क्वेश्चन कभी एमसीक्यू में आया है, तो कभी कभी हो सकता है यहां क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने डाल दिया और कैपिटल गेन को उठा के एमसीक्यू में रख दिया। ऐसा सब मिक्स एंड मैच होता है, तो आपको मिक्स एंड मैच के लिए रेडी रहना है। यहां कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, जो डेफिनेट पैटर्न है वो क्वेश्चन नंबर 1 में ही है कि आपको ऐसा ही देखने मिलेगा, तो आप ऐसा पिकिंग एंड चूजिंग नहीं कर सकते, ये जाने देते हैं ये छोड़ देते हैं। सर कोई चैप्टर छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आएगा उसके अंदर वो ऑप्शन निकलता है। कुछ छोड़ के ही आए हो तो वो भी गया, और किसी और चैप्टर से करके आए थे बट डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो वो भी गया, तुम दोनों तरफ से गए, एंड देयर बाय तुम्हें उसी हिसाब से क्वेश्चन 1 2 3 4 में से 2 3 4 में से 2 करने पड़ेंगे। ऐसे ही आप इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाओ तो सेक्शन बी जो आपका है उसका क्वेश्चन 5 अगेन 15 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है, बट इसके अंदर है ना एक ए क्वेश्चन आता है 10 मार्क का और एक बी क्वेश्चन आता है 5 मार्क का। यहां ऐसे सीधे 15 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, और ये 10 मार्क वाला क्वेश्चन है उसके अंदर एग्जेम्पशंस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, ये सब चीजें एक साथ ले आते हैं, सब कुछ एक साथ आ जाता है, बट ये उतना लेंदी नहीं होता जितना डायरेक्ट टैक्स का 15 मार्क वाला क्वेश्चन होता है, कंपैरेटिवली उससे थोड़ा छोटा होता है। इसीलिए इस 10 मार्क के क्वेश्चन को करने में जनरली 25 मिनट जैसे लगते हैं आपको, उतना समय चला ही जाता है। अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन की कितना डिफिकल्ट है कितना इजी है, बट इतना समय चला जाता है। ये 5 मार्क वाला क्वेश्चन जनरली जो रीसेंट सर्कुलर्स या अमेंडमेंट्स आए होते हैं उससे देखने मिलता है। इट कुड बी रिलेटेड टू एग्जेम्पशन, इट कुड बी रिलेटेड टू कंपोजिट सप्लाई, इट कुड बी रिलेटेड टू एनी अदर काइंड ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, या उसके रिलेटेड भी चैप्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, बट जनरली ये देखा गया है एग्जेम्पशन या वैल्यू ऑफ सप्लाई या रीसेंट सर्कुलर्स जो आए होते हैं उन पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। ये जो 5 मार्क का अगेन कंपलसरी क्वेश्चन हो गया। देन अगेन इन क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 यू हैव टू सिलेक्ट एनी 2, जिसमें भी पैटर्न कुछ ऐसा ही होता है, आपको ए और बी 5-5 मार्क के या तो दिखाई देंगे, कई बार आपको 4-3-3 के भी दिखाई देंगे, और अगेन कई बार आपको 6-4 के भी दिखाई देंगे। ये मिक्स एंड रैंडम क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको ये देखने मिलेगा कि क्वेश्चन 7 जनरली थियोरी होता है मेजरली, एंड क्वेश्चन 8 तो पूरा थियोरी होता है, कंप्लीट थियोरी क्वेश्चन, जो या तो आईटीसी चैप्टर से आता है, या इनवॉइस चैप्टर से आता है, या ईवे बिल से आता है, या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से आता है, या टीडीएस टीसीएस से आता है, या रिटर्न से आता है, या पेमेंट से आता है। पेमेंट से आया तो शायद इंटरेस्ट का क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन से आया तो शायद रजिस्ट्रेशन का कोई न्यूमेरिकल लायबिलिटी टू रजिस्टर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, बट अदरवाइज आपको ये थियोरी बेस के दिखते हैं, ये जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप थियोरी सही से पढ़ के गए हो तो क्वेश्चन 8 तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए, अगर थियोरी सही से पढ़ के गए हो और आपको आ रहा है तो, क्योंकि ये जो 10 मार्क है ना ये 10 मिनट में मिल जाएंगे, और पूरे पेपर में आपको ऐसा कोई 10 मार्क नहीं है जो 10 मिनट में मिल जाएगा। ये गोल्डन होता है क्योंकि ये क्विक होता है, फटाफट आपको मार्क्स प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए ये अगर आप अच्छे से थियोरी पढ़ के गए हो तो आपके लिए बहुत बड़ा बोनस होता है इन कंप्लीट योर पेपर, एंड यू अंडरस्टैंड 1 मार्क की क्या वैल्यू होती है। उससे पूछो जिसके 39 आए हैं, उससे पूछो जिसके 59 आए हैं, उससे पूछो जो 149 पे टक जाता है, वो 1-1 मार्क की वैल्यू होती है जो यहां पर आपने अपनी सही स्ट्रैटेजी से डिवाइस की होती है। इसीलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे वो एक एस्पेक्ट है, बट आपने बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई है वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। इसे आपको अगेन ध्यान में रखना जरूरी है। ये हमारी 3 घंटे के रिलेटेड बात हो गई। अगेन आपको इस 3 घंटे के रिलेटेड कोई भी तरह की क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, स्टिल मन में कुछ भी हो तो पूछो। अगेन जो हमने बताया वो एक व्हाइट पेपर सोल्यूशन है। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो कंप्लीटली, आपने सोचा नहीं मैं पहले एमसीक्यू ही करूंगा क्योंकि मैंने उसे ट्रायल किया और मेरे लिए वही सही रहता है, तो इट कंप्लीटली वर्क्स। बट आइडियल स्ट्रैटेजी जो हम यहां पे सजेस्ट कर रहे हैं वो अगेन बहुत थॉटेड है कि इस तरीके से करने से हमेशा बेहतर रहने वाला है। आपकी कोशिश थोड़ी इस तरीके से करने की होनी चाहिए। ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन हमने किया, ये अगेन आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सूट करें और उसकी प्रैक्टिस करें और फिर उसे इमिटेट करें। एग्जाम वाले दिन हो सकता है आपको स्ट्रैटेजी पूरी बदलनी पड़े क्योंकि आपने जो सोचा था उससे एक अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया, बट उस समय घबराए नहीं क्योंकि पूरे इंडिया के लिए यही हुआ है। नाउ व्हेन वी कम टू प्रिपेयरिंग दिस पेपर, इस पेपर को प्रिपेयर करते वक्त एक बात ध्यान रखना, अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अमेंडमेंट्स हमेशा बड़े अच्छे से पढ़े, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में तो 10-10 मार्क के सिर्फ अमेंडमेंट पूछते हैं, और अमेंडमेंट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, थोड़े ही होते हैं, बट उनको बहुत डीप डाइव पढ़ना होता है। आपने अमेंडमेंट्स अगर ठीक से नहीं पढ़े हुए तो उसे ठीक से पढ़ लें। इनफैक्ट हमारे ही चैनल पे हमने प्लेलिस्ट में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के सारे अमेंडमेंट डाले हुए हैं, सिर्फ फ्रेश अमेंडमेंट्स जो फ्रेशली एप्लीकेबल होंगे आने वाली एग्जाम्स के लिए। उसे कॉम्प्रिहेंसिवली कर ले, वो आपके लिए हमेशा बेटर रहने वाला है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। और इसकी एक कम से कम मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं एग्जाम से 1-2 महीने पहले लिखें, तभी एग्जाम में आप प्रिपेयर होंगे, नहीं तो आप प्रिपेयर नहीं होंगे। और क्वेश्चन 1 से भागे नहीं, क्वेश्चन 1 कंपलसरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इसकी तैयारी करें, जो लोगों का वीक पॉइंट है उसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएं और उसमें एक दमदार अप्रोच रखें, तो आपको वो रिजल्ट में एक डिफरेंस हमेशा दिखाई देगा जब आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे। ये हमने टैक्सेशन पेपर की पूरी स्ट्रैटेजी कवर की। जरूर हमें कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह की क्वेरी हो या किसी भी और पेपर की आप स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं वो भी बताएं, हम उसे एज अर्ली एज पॉसिबल कवर करने की कोशिश करेंगे। अपने एफर्ट्स पे ध्यान दे, प्रोसेसेस पे ध्यान दे, इस मेंटल स्टेबिलिटी को ना खोएं। इट इज ऑल अबाउट दिस, इट इज नॉट अबाउट हाउ नॉलेजेबल यू आर, हाउ टैलेंटेड यू आर, इट इज अबाउट हाउ मच बैलेंस यू आर एबल टू कीप इट ओवर हियर, एंड देयरबाय यू विल बी सक्सेसफुल इन योर एग्जाम्स। अगर आप एक मेंटल स्टेबिलिटी के साथ पेशेंट रहते हुए, काम रहते हुए अपने प्रोसेसेस पे ध्यान देंगे। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही सेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।